हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग इंडिया पॉइंट पर। तो साथियों, जीएस की सीरीज़ में आज बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो कि है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह, इंग्लिश में कहेंगे द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो साथियों, आज बात करेंगे 1857 के विद्रोह से रिलेटेड परीक्षाओं में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि मतलब संभावना है पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, आप सभी से मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अगर ध्यान से और पूरा देखते हैं तो 1857 का विद्रोह या क्रांति, इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न किसी परीक्षा में आपका छूटेगा नहीं। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में क्या है कि इसका मैं पूरा इंट्रोडक्शन परिचय कराऊंगा। इसका पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें इससे रिलेटेड किसी भी परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं ऑप्शन सहित, वो मैं दूसरे यानी पार्ट में कराऊंगा उसको। तो उसको भी आप जरूर देखना। पहले इसके बेसिक चीज़ें समझते हैं, ये है क्या। तो 1857 का विद्रोह ये हुआ था 10 मई 1857 को शुरू हुआ था और चला था ये 8 जुलाई 1859 तक। तो लगभग देखा जाए तो ये विद्रोह या क्रांति कह लें इसको, ये 2 वर्ष और 2 माह तक चला था। 2 वर्ष और लगभग 2 माह तक चला था। कहाँ पर चला था? तो स्थान है मेरठ छावनी। मेरठ छावनी से इसकी शुरुआत हुई थी। और जो कहाँ है? मेरठ में। और मेरठ कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो ये मेरठ छावनी जो कि मेरठ में स्थित है, वहां से ये शुरुआत हुई थी। इसके अन्य नाम क्या हैं और क्या क्या नाम इनको दिया गया है इस विद्रोह को? तो अन्य नाम है साथियों, पहला नाम है इसका 1857 की क्रांति भी कह देते हैं, सिपाही विद्रोह भी कह देते हैं, और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी इसको कहा जाता है। तो 1857 के विद्रोह के अन्य नाम ये भी हैं। क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, सिपाही विद्रोह और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अब साथियों, बात करते हैं कि ये विद्रोह क्यों हुआ था। तो इसके कारण हैं कुछ। तो इसके कारण क्या हैं? ब्रिटिश शासकों ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक रूप से भारतीयों का शोषण किया तथा ये ही इस विद्रोह के कारण बने। तो ब्रिटिश शासकों ने भारत के लोगों का राजनीतिक रूप से हो, आर्थिक रूप से, सामाजिक, धार्मिक, सभी रूप से शोषण हुआ। तो ये सभी कारण बने थे इस विद्रोह के। इसमें लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति है वो भी शामिल थी। तो इसमें मतलब कई ऐसी चीजें थी जो कि भारतीयों के लिए अनुकूल नहीं थी। वो सब चीजें बर्दाश्त करते हुए चले आ रहे थे। तो वो सब कारण थे, या शॉर्ट में कहे तो ब्रिटिश साम्राज्य की दमनकारी नीति। ब्रिटिश साम्राज्य की दमनकारी नीति इस विद्रोह का कारण था। लेकिन बात करें साथियों तात्कालिक कारण, तो तात्कालिक कारण कुछ और ही है। तात्कालिक कारण क्या था उस पर बात करते हैं। तो इस विद्रोह का तात्कालिक कारण था वो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था। यानी भारतीय लोगों को ऐसा लगा कि अंग्रेज अब हमारे धर्म के मामले में हस्तक्षेप करने लगे हैं। तो ये तात्कालिक कारण था। वो कैसे बना, इस पर भी बात करते हैं। दिसंबर 1856 में अंग्रेजी सरकार ने ब्राउनवेस राइफल जो थी, बंदूक थी, ब्राउनवेस के स्थान पर नवीन राइफल एनफील्ड यानी न्यू राइफल एनफील्ड का प्रयोग करने का निश्चय किया। पहले सेना में सैनिकों को ब्राउनवेस बंदूक दी जाती थी, तो उसकी जगह पे एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल किया गया। अब इस राइफल की विशेषता क्या थी? इस राइफल में कारतूस को लगाने से पहले मुंह से काटना होता था। जैसे अगर उसमें आपको राइफल में कारतूस लगाना है तो पहले मुंह से उसको ऐसे ऊपर से काटना, पिन हटाना होता था, उसके बाद डालना होता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले जो कारतूस थे, इनमें गाय और सुअर की चर्बी प्रयुक्त होती थी। और सैनिकों को विश्वास हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। तो सैनिकों को ऐसा लगा कि ये गाय और
सुअर की चरी वाले कारतूस हैं, वो हमें मुंह से ऐसे कटवा के हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, जिस कारण हिंदू और मुस्लिम सैनिक आग बबूला हो गए। हिंदू और मुस्लिम दोनों, सत्य ध्यान रखना है, यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों ही ने बढ़ चढ़ के इस विद्रोह में भाग लिया था, दोनों ने मिलके भाग लिया था, क्योंकि धर्म की बात थी। आग बबूला हो गए तथा सैनिकों में असंतोष उत्पन्न हो गया, यानी सैनिक एक तरह से उपद्रवी हो गए, असंतोष व्याप्त हो गया उनके अंदर। तो उन्होंने कहा ये चीज हम नहीं कर सकते। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी, जो कि पश्चिम बंगाल की है, कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे ने कारतूसों का प्रयोग करने से साफ मना कर दिया। मंगल पांडे ने कहा कि इन कारतूस का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, साफ मना कर दिया। और अंग्रेजी अधिकारी सार्जेंट हुइसन तथा लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी। तो दो सेना के अधिकारी सार्जेंट हुइसन और लेफ्टिनेंट बाग को मंगल पांडे ने गोली मार दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को कोर्ट मार्शल के तहत फांसी दे दी गई और 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया, यानी कि समाप्त कर दिया गया। तो साथियों क्वेश्चन बनता है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो आपको याद रखना 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है, मंगल पांडे कौन सी भी इन्फेंट्री का यानी सैनिक था? तो ये भी पूछा जाता है, तो वो था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था। मंगल पांडे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले क्रांतिकारी थे और शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो इस विद्रोह में शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति अगर पूछे जाएं कौन थे या प्रथम सैनिक कौन था, तो वो थे मंगल पांडे इस विद्रोह में शहीद होने वाले पहले सैनिक थे। मंगल पांडे थे कौन? तो मंगल पांडे मूल रूप से नगवा, जो कि बलिया उत्तर प्रदेश में है, के निवासी थे। नगवा इनका गांव है और ये बलिया उत्तर प्रदेश में, तत्कालीन उस समय गाजीपुर में था, लेकिन अभी ये बलिया में है। तो तत्कालीन उस समय ये गाजीपुर में था और अभी ये बलिया उत्तर प्रदेश में है। तो मंगल पांडे मूल रूप से कहाँ के थे, निवासी थे, ये पूछा जाता है, तो बलिया के निवासी थे। इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा, वो तो प्रश्न के हिसाब से हम देख लेते हैं। तो वैसे तत्कालीन की बात करें तो गाजीपुर और अभी प्रेजेंट की बात करें तो बलिया। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में तैनात सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया और इस प्रकार से 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। तो साथियों अगर ये पूछा जाए कि 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ, तो आपका आंसर होगा 10 मई 1857, क्योंकि वहां पे तो मंगल पांडे को फांसी हो गई, बात थोड़ी सी शांत पड़ गई। लेकिन यहां से असली चिंगारी जो है इस विद्रोह की, वो 10 मई 1857 से शुरू हुई है। तो इसकी अगर बात की जाए कब शुरू हुआ, तो 10 मई 1857। 11 मई 1857 को विद्रोही दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार करके मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर कह लीजिए, एक ही बात है, को पुनः भारत का सम्राट घोषित किया। तो विद्रोही दिल्ली पहुंचे और वहां दिल्ली पर अधिकार करके उन्होंने बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट पुनः घोषित कर दिया। इसके बाद यह विद्रोह भारत के अलग अलग शहरों में पहुंचा और वहां शुरू हुआ। तो साथियों यहां पूछा जाता है कि अलग अलग शहरों में कौन कौन नेतृत्व करता थे, यहां से एग्जाम में प्रश्न आता है, और उसका दमन किसने किया, किस अंग्रेजी अधिकारी ने उसका दमन किया। तो प्रमुख शहर हैं और विद्रोही नेता माने उस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया और दमनकर्ता कौन थे। तो मेन शहरों पे बात करते हैं साथियों। पहला है दिल्ली। तो दिल्ली में नेतृत्व किसने किया इस विद्रोह का, पूछा जाता है, तो आंसर होगा इसका बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। बात एक ही है, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। दमन करता थे निकलसन एवं हडसन नामक अधिकारियों ने दिल्ली में इस विद्रोह का दमन किया। दूसरा है लखनऊ। तो लखनऊ में नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने
इनको महकपरी भी कहा जाता है। इनका उपनाम है साथियों महकपरी। प्रश्न आता है कि महकपरी की संज्ञा किसे दी जाती है, तो इसका आंसर रहेगा बेगम हजरत महल। और लखनऊ में जो दमन किया था वो कैंपबेल ने किया था। तीसरा है कानपुर। कानपुर में नेतृत्व किया था नाना साहब और तात्या टोपे ने, नाना साहब और तात्या टोपे ने, और यहां पर दमन भी कैंपबेल ने किया। तो लखनऊ और कानपुर दोनों में कैंपबेल ने किया। ऐसा जो झांसी, तो झांसी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेन है, क्योंकि यहाँ रानी लक्ष्मीबाई ने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए भी युद्ध किया था और उस विद्रोह का हिस्सा भी रही। तो झांसी में इस विद्रोह का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, और यहाँ पर दमन करने के लिए स्पेशल विशेष तौर पर जनरल ह्यूरोज को बुलाया गया था, जो कि अंग्रेजी शासन में उस समय सबसे सर्वश्रेष्ठ अधिकारी था। ये इसको बुलाया गया था रानी लक्ष्मीबाई का सामना करने के लिए। तो रानी लक्ष्मीबाई का सामना करने के लिए जनरल ह्यूरोज को इंग्लैंड से स्पेशली बुलाया गया था। पांचवा है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व किया था लियाकत अली खान ने, और दमन किया था कर्नल नील ने। कर्नल नील अंग्रेजों की तरफ से इस विद्रोह को रोकने के लिए भेजे गए थे। छठवां है साथियों फतेहपुर। फतेहपुर में अजीमुल्ला खान ने नेतृत्व किया, और इसको विद्रोह को दबाया था जनरल रेनॉल्ड ने। फैजाबाद में साथियों पूछा जाता है, तो फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने इसका नेतृत्व किया, और जनरल रेनॉल्ड ने उसको विद्रोह को दबाया। आठवां है साथियों बरेली। तो बरेली में पूछा जाता है खान बहादुर खां और बख्त खां दोनों ने मिलके किया, और इसको विंसेंट आयर ने दमन किया था। विंसेंट आयर ने बरेली में इस विद्रोह का दमन किया। नौवां है साथियों बिहार, मुख्यतः इसमें जगदीशपुर। तो जगदीशपुर बिहार में राजा कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था, और नेतृत्व करने वाले सबसे उम्रदराज, सबसे वरिष्ठ 80 वर्ष के ये व्यक्ति थे। जितने भी ये हैं उनमें सबसे उम्रदराज या सबसे सीनियर कहे जाए तो राजा कुंवर सिंह थे। और जगदीशपुर बिहार में इसका जो नेतृत्व था वो कुंवर सिंह ने किया, लेकिन इसका दमन किया था विलियम टेलर ने। साथ ही प्रमुख शहरों के ये पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट साथियों बात करते हैं कि इस विद्रोह में भारत के लोगों ने किस तरह भाग लिया। तो भारत की आम जनता ने इसमें भाग लिया, लेकिन 1857 के विद्रोह में सामंत वर्ग, शिक्षित वर्ग, साहूकार, महाजन तथा व्यापारी वर्ग ने साथ नहीं दिया था, और यही कहीं ना कहीं एक कारण भी था इसके असफलता का। तो इसमें शिक्षित वर्ग, सामंत वर्ग, साहूकार, महाजन, इन लोगों ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया और साथ नहीं दिया, एक तरह से उदासीनता बनाए रखी। हडसन ने अंग्रेजी अधिकारी था, हडसन ने मिर्जा इलाई बख्श की सहायता से बहादुर शाह द्वितीय या जफर कह लीजिए को बंदी बना लिया, और उन्हें रंगून, तत्कालीन तब बर्मा था, अभी इसको म्यांमार कहते हैं, रंगून में निर्वासित कर दिया, जहां पर 7 नवंबर 1862 को एक बंदी के रूप में बहादुर शाह जफर का निधन हो गया। तो साथियों ध्यान रखना है, इनके निधन की जो है डेट पूछी जाती है, तो 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर का निधन हो गया। कहाँ हुआ? रंगून कहाँ है? उस समय बर्मा, और अभी तत्कालीन बर्मा था, और अभी उसको म्यांमार कहते हैं, तो अभी म्यांमार में स्थित है। 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह को बिहार का सिंह की उपाधि दी गई थी। बिहार का ये मतलब शेर है, तो जगदीशपुर में इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से नेतृत्व किया था, तो इसलिए इन्हें बिहार का सिंह की उपमा दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों 17 जून 1858 को जनरल ह्यूरोज के खिलाफ लड़ते हुए ग्वालियर दुर्ग की दीवारों के पास रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनता है साथियों कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई। तो 17 जून
1858 को। किसके खिलाफ लड़ते हुए? जनरल ह्यूरोज के खिलाफ लड़ते हुए। कहां पर? ग्वालियर दुर्ग में, ग्वालियर दुर्ग की दीवारों के पास। नेक्स्ट अगला पॉइंट है साथियों इसमें, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल ह्यूरोज ने कहा, एक वक्तव्य दिया था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहां सोई हुई का मतलब है वीर गति को प्राप्त हुई औरत अकेली मर्द है। तो मरने के बाद जनरल ह्यूरोज ने भी रानी लक्ष्मीबाई की तारीफ की थी कि ये जितने भी क्रांतिकारियां लड़े उन सभी क्रांतिकारियों में ये जो महिला है अकेली मर्द है। मर्द का मतलब साथियों किसी लिंग या जेंडर से नहीं होता, मर्द का मतलब होता है अपनी साहस और काबिलियत से। तो रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ही अदम्य साहस का परिचय दिया था और जनरल ह्यूरोज को भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा था, तब जाके उसने इस विद्रोह को झांसी में दबाया था। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में इंडियन म्यूटनी के नाम से संबोधित किया गया। तो इस विद्रोह को भारत में बोला गया था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जबकि ब्रिटेन में बोला गया था इंडियन म्यूटनी। इंडियन म्यूटनी, म्यूटनी का मतलब विद्रोह होता है, तो इंडियन म्यूटनी बोला गया था ब्रिटेन में। 1857 के विद्रोह में दक्षिण भारत का मद्रास तत्कालीन मद्रास, अभी इसको चेन्नई कहते हैं, बिल्कुल अछूता रहा, यानी वहां पर इसका कोई भी ज्यादा हलचल नहीं हुई, या मद्रास के जो भी शासक वगैरह थे उन्होंने इसमें ज्यादा कोई इंटरेस्ट लिया। तो मुख्यतः साथियों अगर देखा जाए तो ये विद्रोह उत्तर भारत में था, दक्षिण भारत में ज्यादा नहीं था, लेकिन मद्रास पूरी तरह से अछूता था। वीडी सावरकर ने इस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ये पूछा जाए साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि वीडी सावरकर ने इस विद्रोह को किसकी संज्ञा दी? तो इसको दी थी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की। डिजरायली तथा अशोक मेहता के अनुसार यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो डिजरायली और अशोक मेहता ने इस विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। कार्ल मार्क्स ने इस विद्रोह को राष्ट्रीय क्रांति की संज्ञा दी थी। तो कार्ल मार्क्स ने बताया कि यह एक राष्ट्रीय क्रांति है, राष्ट्रीय क्रांति। अब साथियों बात करते हैं इस विद्रोह से संबंधित कुछ प्रमुख पुस्तकों की जो कि विभिन्न राइटरों ने लिखी हैं। यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखते हैं क्या क्या प्रश्न बनते हैं साथियों। पहली पुस्तक है फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो इसके लेखक हैं वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। तो वीडी सावरकर ने पुस्तक लिखी थी इसके बारे में, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। दूसरी है द ग्रेट रिवेलियन। इसके राइटर हैं अशोक मेहता। तीसरी है 1857 यानी 1857 पुस्तक का नाम है और इसके राइटर हैं एसएन सेन। चौथी पुस्तक है द सिपॉय एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इसके राइटर हैं आरसी मजूमदार। और पांचवी पुस्तक है रिवेलियन 1857। इसके राइटर हैं पीसी जोशी। तो साथियों पुस्तक तो बहुत सारी लिखी गई हैं इस विद्रोह के ऊपर, लेकिन ये कुछ प्रमुख पुस्तक थी जो यहाँ बताई गई हैं। आप इनको नोट भी कर लेना क्योंकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर करके पूछे जाते हैं। ये वाला तो बहुत ही मेन है। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसकी पुस्तक है? तो वो है वीडी सावरकर की। नेक्स्ट अब साथियों बात करते हैं कि इस विद्रोह के असफलता के कारण क्या थे। देखा जाए तो ये विद्रोह पूरी तरह सफल नहीं था क्योंकि इसके बाद बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन कुछ छोटे छोटे परिवर्तन हुए, तो एक तरह से इसको असफल ही माना गया था, लेकिन कुछ बदलाव तो हुए थे। तो इसके असफलता के कुछ कारण भी थे, देखते हैं साथियों क्या कारण है। पहला था संगठन का अभाव था, सभी लोग एकजुट नहीं थे। जैसे आपने अभी देखा इसमें अधिकांश जो शिक्षित वर्ग और जो व्यापारी वर्ग थे उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया, तो संगठन का अभाव था। और कहीं भी इनका कोई ऐसा क्लियर नहीं था कि कहाँ पर विद्रोह करना है।
जहां भी मन करता था वो विद्रोह कर देते थे, अंग्रेज उसको दबा देते थे। दूसरा कारण था निश्चित उद्देश्य का अभाव, यानी इसकी कोई एक योजना नहीं बनाते थे, ये ऐसे ही चले जा रहे थे, तो निश्चित उद्देश्य का अभाव था। तीसरा, अधिकांश देशी नरेशों सामंतों का उदासीन होना, ज्यादातर देशी राजा और जो पैसे वाले लोग थे उन्होंने इसमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं। चौथा था कुशल नेतृत्व का अभाव, बड़े स्तर पे एक नेतृत्व करने वाला कोई कुशल व्यक्ति नहीं मिला था जो कि सभी को संगठित करके चले, तो ये भी इसका एक कारण रहा। सीमित संसाधन, संसाधन उस समय भी भारत के पास ज़्यादा नहीं थे, तो जैसे भी थे विद्रोहियों के पास उन्होंने उससे काम चलाया। लेकिन इसके विपरीत अंग्रेजों के खिलाफ संसाधन अच्छे होने चाहिए थे, क्योंकि अंग्रेजों के पास सारी चीज़ें थीं, तो सीमित संसाधन थे, ये भी एक कारण बना था असफलता का। अगला है साथियों कारण शिक्षित वर्ग की उदासीनता व राष्ट्रीय भावना की कमी। शिक्षित वर्ग समाज का एक बहुत ही बड़ा पहलू होता है और इसने इस विद्रोह में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, इसलिए ये भी एक कारण बना था। तो साथियों ये असफलता के कुछ कारण हैं, ये पूछा जाता है, यहाँ से आता है कौन सा कारण नहीं था या कौन सा था, तो आप इसको पढ़ेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब साथियों बात करते हैं कि ये विद्रोह हुआ, तो इस विद्रोह का क्या परिणाम क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला। तो इसके परिणाम ये निकला कि 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीय शासन व्यवस्था में एक नए अध्याय का प्रारंभ हुआ। भारतीय शासन व्यवस्था में बदलाव हुआ। क्या बदलाव हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ और भारत का शासन ब्रिटिश ताज या क्राउन के अधीन कर दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अब तक यहाँ का शासन संभालती थी, चलाती थी, उसको खत्म कर दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब शासन का संचालन नहीं करेगी और ये सीधा भारत का शासन ब्रिटिश ताज या क्राउन या वहाँ की जो महारानी या राजा होते हैं उनके अधीन कर दिया गया। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा था या घोषित किया था, इसे भारत सरकार अधिनियम 1858 की संज्ञा दी गई। तो महारानी विक्टोरिया का एक पत्र आया था जो कि उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पढ़ा था और उसके तहत जो बदलाव थे वो किए गए थे। गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल का पद था, उसका नाम बदल के कर दिया गया वायसराय, तो अब इसको वायसराय की संज्ञा दी जाने लगी। तो साथियों यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे और अंतिम गवर्नर जनरल। तो इन्हीं के काल में गवर्नर जनरल का जो पद है वो खत्म हुआ और वायसराय का पद सृजित हुआ। तो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। देशी रियासतों की अखंडता एवं सुरक्षा की व्यवस्था की गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि देशी रियासतें हैं वो अपने हिसाब से, अपनी नीतियों के हिसाब से चलेंगी, उनकी अखंडता के साथ और सुरक्षा के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन के लिए पील आयोग गठित किया गया और उसके सुझाव से सैनिकों का अनुपात सुधार कर, सेना में जो सैनिकों का अनुपात था वो सुधार कर 2 भारतीय अनुपात 1 यूरोपीय किया गया। पूर्व में यह अनुपात 5:1 था, यानी सेना में 5 भारतीय होते थे तब 1 यूरोपियन होता था। लेकिन पील आयोग, साथ ही पूछा जाता है कि पील आयोग क्यों गठित किया गया? तो सैन्य सुधार के लिए। क्या था? पहले 5 भारतीय और 1 यूरोपियन होता था, लेकिन नई व्यवस्था के अनुसार 2 भारतीय सैनिक होंगे और 1 यूरोपीय सैनिक होगा। तो साथियों पील आयोग के बारे में क्वेश्चन आता है कि पील आयोग का संबंध किससे है? तो सैन्य सुधार से। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है साथियों। तो प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी, तो इसका प्रतीक चिन्ह बनाया गया था कमल और रोटी। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विस्कॉन्ट पामस्टन थे। साथियों ये क्वेश्चन भी दोनों महत्वपूर्ण हैं कि 1857 की क्रांति
किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन, विस्कॉन पामस्टन वहाँ के प्रधानमंत्री थे। तो साथियों अभी हमने कोशिश की थी इस विद्रोह को पूरी तरह से कवर करने की कि क्या क्वेश्चन आते हैं। आपने अभी इसको देखा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा भी होगा और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है वो बचेंगे नहीं। साथियों इसी क्रम में इसका दूसरा पार्ट आएगा। इसमें इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन ऑप्शन के साथ दिए जाएंगे, जैसे कि विभिन्न एग्जामों में जो पूछे गए हैं, विभिन्न एग्जाम पूछे गए तो वो सभी यहाँ दिए जाएंगे ऑप्शन के साथ। वो अगली वीडियो में आएगा। साथियों अगर इस वीडियो से आपको लगता है कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली है, एग्जाम में हेल्प कर सकती है या कुछ उपयोगी जानकारी मिली है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करें। और चैनल पे अगर आप अभी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो इस चैनल पे अब लगातार आती रहेंगी। और साथियों अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे अच्छे से और एनालिसिस करेंगे, पॉइंट को नोट करेंगे, तो इस बात को मैं कहता हूं साथियों डेफिनेटली आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो वो सही रूप से आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।